मैम आप अगर थोड़ा बहुत अपने बारे में बता पाएँ। मैं सुमोना एस पांडे, मैं आकाशवाणी में पिछले 37 साल से कार्यरत हूँ। यहाँ पर अभी लखनऊ में सहायक निदेशक के पद पर हूँ और प्रोडक्शन और अगर आप ड्रामा की खास तौर पे बात करें, रेडियो एडाप्टेशंस मैंने बहुत सारे किए हैं। महिला जो साहित्यकार हैं उनकी कहानियों पे आधारित मैंने 10 सीरियल्स का एक पूरा धारावाहिक सीरियल बनाया था, इंद्रधनुष। और इसके अलावा बच्चों के लिए, बहनों के लिए और हेल्थ प्रोग्राम्स बहुत मैंने किए हैं और अभी भी मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ लखनऊ में। मेरा सवाल, रेडियो प्ले लिखते वक्त क्योंकि विजुअल नहीं है तो उसकी खास तरीके की राइटिंग। जी बिल्कुल, वो पुराने वालों की तरह नहीं, बट नहीं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाह रहा हूँ। एक हमारी बहुत अच्छी दोस्त है जिनका नाम है सीमा भार्गव। सीमा भार्गव, नहीं सीमा है पहवा, सीमा पहवा, सीमा पहवा, जो आप पहवा। तो हम लोग एक दिन रेडियो पे बात कर रहे थे, बहुत इनफॉर्मल बात कर रहा हूँ ये जी। रेडियो पे बात कर रहे थे और मैंने उनसे पूछा कि ये बताओ कि फ्लॉलेस एक्टिंग कैसे कर लेती हो। एक तो बहुत फ्लॉलेस एक्टिंग बिल्कुल। तो मुझसे कहना कि मैं उसके साथ, उनके साथ जो था ये राम प्रसाद की 13वीं में डायरेक्टर था। वो पर्टिकुलरली पकड़ के लाई कि नहीं यहाँ लखनऊ के लोग जो हैं वहाँ पे उनसे कोई जरूर लखनऊ का जबान बोलो तो वो सब हम ऐसे बोलते हैं जैसे लगता है कि ये मुगलिया सल्तनत है। हम लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे मैं इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ जेंडर नहीं पलटता, लखनऊ के लोगों में जेंडर कहाँ पलटता। हम जा रहे हैं, लड़की भी बोलेगी हम जा रहे हैं, लड़का भी बोलेगा। तो ये इन लोगों की समझ है। सारे कोई बंगाली, कोई फलाना ठिकाना सब इकट्ठा हुए थे उसमें, परम व्रतों से लेकर 22 थे और सब हम ऐसे बोलते थे जैसे लगता था हम। तो उन्होंने मुझसे कहा गौतम जी आप सीन में मौजूद रहिए, जहाँ कोई ये हम मुगलिया सल्तनत की तरफ बोले हाथ खड़ा कर देना, हम कट कर दें। तो मैं उसके साथ उस फिल्म में उनके साथ। तो चीज़ ये है कि मैंने कहा तुम कैसे सीखा आपने? तो उन्होंने कहा सबसे पहले मैंने तो प्ले शुरू किए, प्लेस रेडियो से। तो रेडियो में वो सब धुरंधर टाइप के लोग तो मुझसे कहते थे कि नहीं इसको ऐसे बोलो, और मैं उनसे कहती थी, बच्ची थी तो मैं उनसे कहती थी नहीं मैं तो ऐसे ही बोलूँगी। अच्छा बच्ची थी तो मैं मुझसे बहस नहीं लगाता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये डेवलप हो गया कि नहीं हम कन्विंसिंगली कैसे करें। बड़े हो गए 12 साल तक, बड़े होते होते वो सांस भर के बोलना, सांस में छोड़ के बोलना, इन सब से मैं अलग हो गई। और अब वो मैं मजबूरी थी तो मैंने अपना एक डेवलप कर लिया। फिर उनका कि मैं स्ट्रीट प्लेस किया, फिर किया। तो जब आप रेडियो प्ले लिख रहे होते हैं तो जो पुराने राइटर्स हैं और जो नए राइटर्स आ रहे हैं जैसे आपने पुराने प्लेस में और नए प्लेस को लिखते वक्त जो विजुअल का जो गठन है या जो उसको फॉर्म किया जा रहा है उसमें क्या चेंज किया? देखिए सबसे पहले तो मैं इसका डिफरेंस पहले बताऊं, क्योंकि रेडियो अडेप्टेशन हम इसीलिए कहते हैं रेडियो धारावाहिक, क्योंकि ये विजुअल नहीं है, यहाँ हमें आवाज़ों के माध्यम से सीन क्रिएट करना होता है। और जब हम रेडियो प्लेस की बात करते हैं, चाहे आपने हवा महल सुना हो या इस तरह के जितने भी धारावाहिक प्लेस आते रहे हैं, एक टाइम पे आता था एक स्पॉन्सर प्रोग्राम मोदी के मतवाले राही, तो इस तरह के जो रेडियो प्लेस बहुत सक्सेसफुल होते थे और उसमें जो मेन पार्ट होता था कि उसके जो इफ़ेक्ट्स होते थे। अब जैसे अभी हम लोग बात करते हुए पॉजेस की बात कर रहे हैं, रेडियो में पॉज का बहुत बड़ा एक रोल होता है। हम कहते ज़रूर हैं कि हम आवाज़ की दुनिया के हैं और आवाज़ से हम बात करते हैं, लेकिन आवाज़ जो उसका जो कंटेंट होता है वो ओनली 4% माना जाता है अगर हम ड्रामा की बात करें। और बाकी चीज़ बॉडी लैंग्वेज, आपका सीन क्रिएशन एंड योर डायलेक्ट व्हाटएवर जो भी उसको ऐड ऑन करता है वो एक ड्रामा में, एक रेडियो ड्रामा में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करता है। और अगर आप कहें पुराने और नए ड्रामा के लिखने में क्या शैली में बदलाव है, तो पुराने भी जो सीन्स क्रिएट किए जाते थे, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, चाहे वो किसी तरह के भी खेल के हों, बच्चों के लिए भी हमने कुछ ड्रामास किए हैं, तो हम हमेशा पहले सीन क्रिएट करते हैं,
विथ न्यूमरस थिंग्स कि वहाँ पे अगर गांव का सीन है तो एक मुर्गी की बोलने की आवाज़ या कुत्ते की बोलने की आवाज़ या गाय के रम्भाने की आवाज़, इन सब चीज़ों से हम एक सीन को इस्टेब्लिश करते हैं। और उसके बाद जो बात आती है कि हम आवाज़ से शुरू करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें दूर से आवाज़ दिखानी है तो हम उसको माइक के डिस्टेंस से हम उसको क्रिएट करते हैं। तो जो हम कहेंगे कि जो एक्चुअल एलिमेंट है वो सेम है, मतलब हम उसका ट्रीटमेंट कह सकते हैं थोड़ा अलग है, क्योंकि पहले की मशीन्स अलग होती थी, मेल्ट्रॉन के बड़े बड़े मशीन्स होते थे। अब हर चीज़ डिजिटल हो गया है, कंप्यूटर में हो गया है, तो वी गेट द इफेक्ट्स। और ये जो जितने भी हम मल्टी ट्रैक करते हैं, जो एडिटिंग्स वगैरह होती हैं, तो आसान तो हो गया है। लेकिन जो हम प्ले लिखते हैं आज भी हम शायद उसी तरह से ही लिखते हैं कि हम पहले सीन क्रिएट करते हैं। चाय की प्याली अगर किसी को उठा के पीनी है तो उसमें सुरसुराहट की आवाज़ आनी चाहिए, चाय रखने की आवाज़, प्याली रखने की आवाज़ आनी चाहिए। उससे हम इस्टेब्लिश करते हैं कि हाँ चाय का सीन है या मॉर्निंग का सीन है, इन सब चीज़ों से। लेकिन जो अगर कंसेप्ट आप कहें तो कंसेप्ट तो वही है, क्योंकि रेडियो में आपको आवाज़ से ही सारी चीज़ें बतानी है। और अब जो ये ज़रूर है कि अब हम लोग कम समय में चीज़ें बताने में कोशिश करते हैं, क्योंकि आज आपाधापी का जीवन है, तो इसमें लोगों के पास समय कम है, तो कम शॉर्ट्स जिसे हम कहते हैं, कम समय में हम बात अपनी पूरी पहुंचा पाए रेडियो के माध्यम से, हम यही कोशिश रहती है। पहले नाटक होते थे आधे आधे घंटे के, एक घंटे के, अब वो थोड़े छोटे हो गए। एक चीज इसका तो पूछा, आज के समय के जो रेडियो प्ले राइटर्स हैं, आप सिर्फ इतना बताइए कि कितने परसेंटेज अच्छा लिखा, कितने परसेंट राइटर्स, अगर आपके पास 100 राइटर्स हैं, तो आपको कितने परसेंट राइटर्स ऐसे हैं जो आप जितनी चीज़ें डिस्क्राइब कर रही हैं, ये विजुअल लिख करके काम करने वाले लोगों के परसेंटेज कितना, बस इसके बाद नहीं, परसेंटेज बहुत कम है, स्पेशली रेडियो के लिए। क्योंकि रेडियो के लिए जो एक इमेजिनेशन चाहिए, अब चूंकि विजुअल ज़्यादा हावी हो चुका है, एवरीथिंग, हम मोबाइल में भी विजुअल में ही ज़्यादातर रहते हैं, तो रेडियो पर्पस से अगर हम सोचें तो उस तरह के तो अभी राइटर्स कम मिल पाते हैं। लेकिन अगर मिलते हैं तो अच्छे, अगर मिलते हैं तभी हम प्रोडक्शन कर पाते हैं उसका। तो मतलब आपको राइटर नहीं मिलते तो आपको प्रोडक्शन नहीं पता? हम करते हैं, हम खुद करते हैं, क्योंकि अभी तो मेरे पास एक्सपीरियंस है। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं? नहीं, हम अपनी बात सिर्फ, हम जनरलाइज नहीं कर रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि अब लिखने वाले उतने अच्छे अब नहीं रह गए हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास स्क्रिप्ट आती हैं। जैसे हम अगर मूवीज़ की बात करें तो हम कहते हैं वो पहले वाले मूवीज़, उसी तरह से कुछ ऐसा रेडियो में भी है कि वो जो जी थैंक यू। आपसे मेरा सवाल है, आपने कहा अपने बच्चों पर रेडियो नाटक लिखे हैं, किसी एक नाटक के बारे में अगर आप बता पाएँ तो। हाँ, मैंने एक खेल में करके एक रेडियो, ये उर्मिल जी आप जानते होंगे, उर्मिल कुमार थपलियाल जी का, उनसे ही हमने लिखवाया था और हम लोगों ने ये प्ले किया था, जिसमें बच्चों के ऊपर था कि खेल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि एक पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट होता है, एक विकास होता है व्यक्तित्व का, उसमें खेल का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। यही चीज़ को स्थापित करने के लिए हमने एक छोटा सा वो एक नाटक किया था। और ऐसे वैसे अगर आप ड्रामा हमारे रेडियो के बारे में बात करें लखनऊ में, तो विजय बायन साहब ने बहुत अच्छे यहाँ पे प्रोडक्शंस किए हैं। फुल बगिया खास तौर पे बच्चों के लिए ही था, एक सीरीज़ था, बहुत हिट था। तो इस तरह के प्लेज हम लोग करते हैं जिसमें हम बच्चों को इन्वॉल्व भी करते हैं और बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्लेज बनाते हैं कि उनको वो पसंद आए। दूसरा क्वेश्चन, वो भी अगेन पर्सनल है थोड़ा, आपका कोई फेवरेट जिंगल बच्चों के लिए जो निकाली हो, कोई जिंगल, कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई गाना? मुझे आज भी वो गाना पसंद है, मोगली वाला गाना अगर आप कहें, या एक, हाँ, जंगल जंगल बात चली, या एक तितली अनेक तितली, ये जो गाने थे ना, ये इतने दिल को छूने वाले थे और बच्चों को हमें लगता है तुरंत याद हो जाते। ये गाने, ये जो जिंगल्स थे, दे वर ब्यूटीफुल। बिल्कुल। रेडियो की बात करते हैं तो वो बच्चों से पहले भी मेरे ख्याल से शायद इतना नहीं जुड़ा हुआ था, मतलब मेरे टाइम तक के हम जब सुनते थे तो जब पापा ने लगाया तभी सुना है। और अब मेरे ख्याल से वो परसेंटेज और भी कम हो चुका है कि अब बच्चे बिल्कुल भी रेडियो सुनना पसंद नहीं करते हैं। आपको ऐसा लगता है? एफएम के बाद भी? एफएम के बाद भी
जहाँ तक मेरी नॉलेज है छोटे बच्चे अब FM से इतना नहीं जुड़ पाते हैं। तो हो सकता है मेरी बात गलत हो तो, लेकिन अगर ऐसा है तो किस तरीके से उन्हें वापस इन्वॉल्व किया जा सकता है रेडियो में खासकर? हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि चूंकि रेडियो तो हमारे एंशिएंट टाइम से हम जुड़ा हुआ है, मतलब हम लोग के बचपन से, आपके बचपन से भी जुड़ा है, सबसे जुड़ा हुआ है। और रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो बहुत सरल है, सहज है और लोगों तक पहुँचने का बहुत ही आसान माध्यम है। मतलब आपको रेडियो के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है, आप एक ऑन कर दीजिए, आप उसके साथ 10 काम करते रहिए। शायद इसलिए कहते हैं रेडियो एक आसान सा माध्यम है, किसान की बोली में भी बोली जाती है और एक इंडस्ट्रियलिस्ट के बोली में भी बोली जाती है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि रेडियो सुनने का तादाद कम हुआ है, मुझे तो लगता है अगर आप गाड़ी में बैठते हैं, अब तो लोग FM ज़्यादा सुनते हैं, तो FM इज ऑल्सो रेडियो, है ना। और रेडियो को अगर आप कह रहे हैं कि रीच करने की बात है, पॉडकास्ट का ज़माना है एंड वी ऑल आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम पॉडकास्ट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू रेडियो की जो बात है वो थोड़ा विजुअलाइज करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम रेडियो के आज भी हमारा मतलब जो मोटो है वो यही है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का। लेकिन अगर हम रेडियो को ये मान के चलें कि वो बहुत पिछड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। हम लोग भी कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। और बच्चे खास तौर पे मुझे तो लगता है कि बच्चे आजकल मोबाइल में इतनी कुछ चीज़ें कर लेते हैं, वो ऑडियो और वीडियो को मिक्स करके इतने सुंदर सुंदर प्रोडक्शंस कर रहे हैं, तो उनको देख के अच्छा लगता है और वो हमें सिखाते हैं। हम उनसे सीख रहे हैं कि कैसे पॉडकास्ट का जैसे है, तो अब पॉडकास्ट किस तरह से रेडियो को सपोर्ट करता है। वी आर स्टार्टिंग विद आवर पॉडकास्ट वेरी सून लखनऊ में। तो ये सारी विधाएं हम ले रहे हैं ताकि हम अपने आप को कहीं पिछड़ा ना समझे और लोग हमें सुने। और ज़्यादातर जो रेडियो का माध्यम होता है वो लोग सोचते हैं कि फिल्मी गाने सुनने के लिए है। जब मेरी नौकरी लगी आकाशवाणी में तो मुझसे यही कहा गया, तुम तो गाने सुनती हो, तुम्हारा क्या काम है। लेकिन वो गाने सुनने का तो एक जो माध्यम है ही है, जो हम एंटरटेन एंड एजुकेट करते हैं और जो ऑथेंटिसिटी हम देते हैं, मुझे लगता है शायद आज भी वो उतना ही मायने रखता है, आज भी वो लोगों के समझ में ज़्यादा आता है, क्योंकि हम लोग सरल भाषा में आप तक पहुंचते हैं, बताते हैं। जागरूकता की बातें हो, किसी तरह का कैंपेन हो, उसको हाईलाइट करना है। इवन जो अगर हम फिल्म की बात करें, OTT की बात करें, तो हम उसके बारे में हम भी बताते हैं लोगों को, तो वो उन तक पहुँचती है जल्दी बात। तो सामान्य वर्ग हो या एलीट वर्ग हो, जो भी हो, रेडियो मुझे लगता है अभी भी मायने रखता है। बिल्कुल। अगर आपके सामने एक 10 या 11 साल का बच्चा है जिसके पास फ़ोन है, लैपटॉप है, एवरीथिंग है, सब कुछ है, उसको आप रेडियो के लिए किस तरीके से प्रेरित करेंगी? गुड क्वेश्चन। तो आप कह रही हैं उसके पास लैपटॉप है, उसके पास मोबाइल भी है, मोबाइल में FM है, मोबाइल में FM है, तो आई वुड लाइक हिम टू लिसन टू FM। तो हम चूंकि हमारे प्रोडक्शन से ही हम काम कर सकते हैं, हमारे जो प्रोग्राम है तो उसमें भी तो हम ये बता सकते हैं ना कि तुम्हारा जो फेवरेट, अभी कोल्डप्ले का प्रोग्राम हुआ था मुंबई में, बिल्कुल, तो कोल्डप्ले के गाने अगर तुम्हें सुनने हैं तो रेडियो में सुनो ना। तो आई एम श्योर, क्योंकि अगर वो म्यूजिक को समझेगा, अगर वो प्रोडक्शन को समझेगा, तो वो बच्चा भी पसंद करेगा। 10-11 साल का बच्चा हो सकता है कोल्डप्ले के गाने ना सुनता हो, लेकिन वो जो भी गाने सुनेगा, अगर उसको प्लेजेंटली, अगर वो और बहुत इजीली अपने माध्यम से, मोबाइल से मिल जाता है, तो डेफिनेटली वो भी सुनेगा। बस उसको बताने की जरूरत है कि हम कैसे उसको बताएं। एक अपने प्रश्न, हम लोगों के समय में ये बाल करके एक प्रोग्राम क्या आता था, बाल गोपाल, बाल मंच, बालवाणी, उस पे एम्फेसिस क्यों नहीं है? नहीं, हम प्रोडक्शन तो अभी भी बाल के लिए करते हैं। बाल जगत हमारा कार्यक्रम हर दिन का होता है और बाल जगत मतलब संडेज को होता है जनरली, क्योंकि स्कूल्स होते हैं बाकी दिनों में, और बीच में कुछ ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं जो स्कूल्स के तरफ से, मतलब स्कूल्स के लिए होते हैं। तो जिसमें हम, जैसे मीना की दुनिया एक था प्रोग्राम हम लोग का रेडियो का, जिसमें जो लड़की है मीना, वो बॉम्बे की आर्टिस्ट है, उसको रेडियो आर्टिस्ट थी, उसको लेके हम लोगों ने एक पूरी सीरीज बनाई थी। तो उसमें हमने एजुकेशन को एक मतलब एंटरटेनिंग वे में बच्चों तक पहुंचाया था। कुछ पाठ हम बताते थे शिक्षा किया। जी, ये क्यों ज़रूरी होता है कि जब हम कोई चीज़ सरकारी तंत्र से कर रहे होते हैं तो हमें एक ज़बरदस्ती शिक्षा थोपने की जरूरत? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ
क्योंकि शिक्षा एक इंटीग्रल पार्ट है बच्चों के ग्रोथ में, क्योंकि अगर बिना शिक्षा के डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट या व्यक्तित्व का विकास शिक्षा के बगैर हम अधूरा मानते हैं। क्योंकि अगर शिक्षा मिलती है तो वो कहीं भी जाके खड़ा होकर अपनी बात कह सकता है, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस चाहिए। तो हम शिक्षा को जोड़ते हुए मनोरंजन की बात करते हैं, उसमें कोई मुझे बुराई नहीं लगती। नहीं, आपको नहीं लगती जी, ये मेरा प्रश्न था, क्योंकि इसीलिए मैंने इसका ये आगे पूछती रहेगी। सबसे बड़ी समस्या जानते हैं बच्चों में, मेरे आज के बच्चों में वो शिक्षा नहीं चाहते। अब जब वो शिक्षा नहीं चाहते, वो शिक्षा कैसी नहीं चाहते, मतलब कौन सी ऐसी शिक्षा है जो वो नहीं चाहते, कौन सी ऐसी शिक्षा है जो वो चाहते हैं? ये जो डिमार्केशन है कि कौन सी शिक्षा वो चाहते हैं और कौन सी शिक्षा वो नहीं चाहते हैं, हम उनको वो वाली शिक्षा दे रहे हैं जो बाल उपयोगी पुस्तिका में है। अभी भी बाल उपयोगी जितनी शिक्षाएं वो पढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनका संसार गया है बदल। हम उस तरीके की शिक्षाओं की तरफ क्यों नहीं जाते जो संसार बदल गया? जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जो हमने जब अगर मगर किंतु लेकिन परंतु बनाने चले हम, हमारे ये सारी कहानी शुरू हुई, तो हमने कहानी क्यों सिखाई? 1911 किसकी? रवीन्द्रनाथ टैगोर। डाकघर को जब हम अडॉप्ट करने चले तो ये हुआ कि ये तो 1911 है यार, आज 2024 मतलब 2020 के आसपास हम लोग खेल खेल रहे थे जब कोरोना आ गया। तो आज के समय में जो टैगोर का लड़का था, बच्चा था अमल, वो अपनी खिड़की से क्या देख रहा था? वो अपनी खिड़की से जो उसकी खिड़की पे लोग आते थे वो लोग कौन होते थे? वो मिष्टी दही वाला होता था, वो ये होता था, वो होता था, और वो आके उसको क्या बताते थे कि बाहर जंगल है, पहाड़ है, पर्वत है, नदियां हैं, खूबसूरती है, और सामने एक पोस्ट ऑफिस खुल रहा है। इसका सपना क्या है कि साहब सपना पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डालेगा तो राजा इसको बुलाएगा। अब उसको एक ऐसी बीमारी, और राजा का महल उसका सपना है, इसको ऐसी बीमारी है, पता नहीं वो रवीन्द्रनाथ टैगोर जी के हिसाब से क्या थी कि वो धूप में निकलेगा तो मर जाए। ये कौन सी बीमारी है आज तक हमें समझ नहीं आया, उन्होंने बनाई है वो डॉक्टर भी थे। तो जब हम उसको आज के समय में अडॉप्ट करने के लिए, एक बच्चा बीमार है अपने घर, उसकी खिड़की ही उसका संसार है। अब उसकी खिड़की ही उसका संसार है, बदल के हो गया खिड़की ही उसकी टीवी है। बदल के ये हो गया कि साहब वो नेट की दुनिया में रहता है, साहब बदल गया कि अंतरिक्ष बदल गया है, सिर्फ बादल नहीं है। अब वो बाहर देखता है, पढ़ा लिखा बच्चा है, आज मुसीबत में है, घर के अंदर है, बाहर नहीं निकलेगा, बाहर की पूरी दुनिया बदल गई है, वो उससे आके क्या बातें करेंगे? सब्जेक्ट बदल गया, थॉट वही है, बाल उपयोगी पुस्तिका से बाहर चले गए और हमने इसको नया संसार गढ़ना शुरू किया। तो हमने ये वर्कआउट करना शुरू किया कि आज का बच्चा क्या चाह रहा है, आज का बच्चा क्या सपने देख रहा है। ये हम रेडियो पे क्यों नहीं करने की कोशिश करते हैं? हम ये क्यों कोशिश करते हैं? आई एम नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग यू, आई नो, ये करने की कोशिश क्यों नहीं करते? कोशिश क्यों करते हैं कि जो हमने बच्चों जो बचपना पढ़ा वो हम आज के बच्चों पर वो सिखाएं। आज के बच्चे ने जो बचपना देखा, जो कि डिंग फैमिली में बदलता जा रहा है, उसको हम फिर से उस पिछली पीढ़ी की तरफ क्यों ले जाना चाहते हैं, जहां ये सिखाया जाता है कि जब जिस इम्फेसिस दिया जाता है, पंचतंत्र की कहानियां जो है वो सिर्फ जानवरों पे लिखी हुई हैं। आज कोई जानवरों से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम अभी बच्चे को जानवरों की फिल्में दिखा दिखा के कहते हैं ये तुम्हारा बचपना है। क्यों कहते हैं? जी, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी, बिल्कुल अब थॉट प्रोसेस बदल गया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के सामने आ गई जो हमारे बचपन में तो नहीं थी, और धीरे धीरे हम यूज तो ज़रूर हुए हैं, लेकिन जब वो आई थी तो हम लोग के लिए भी थोड़ा सा एक एलियन चीज़ें होती थी कि कैसे हम मोबाइल को इस्तेमाल करें या इस तरह की चीज़ें। अब तो कहाँ दुनिया जा रही है। तो जो बच्चा है वाकई में ये बहुत ही एक तरह का चैलेंज भी है, क्योंकि अब हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चाहे मानसिक तौर पे या शारीरिक तौर पे हम पर एक बुरा प्रभाव डाल रही हैं। शायद इसलिए कि हम प्रकृति के पास उतने नहीं हैं, शायद इसलिए कि माँ बाप समय नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को, शायद इसलिए कि इतना डिजिटलाइज हो गया, इतना कमर्शलाइज हो गई है सारी चीज़ें कि बच्चे को भी हर चीज़ पैसे के उससे समझाया जाता है कि अगर तुम ये करोगे तो हम तुम्हें कंप्यूटर दे देंगे, ये करोगे तो लैपटॉप दे देंगे। कुछ ये चीज़ें भी बदल गई हैं,
और बच्चों का दायरा भी बदल गया। मतलब बच्चे को पहले एक पेन से खुशी मिल जाती थी, अब उसे वो चीज़ जो है वो देने में भी हमको सोचना पड़ता है कि हम क्या दें जो उससे वो खुशी हो, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी सब कुछ है, ज़्यादातर चीज़ें, और वो इतना कुछ एक्सपोज्ड है, इतना कुछ देख रहा है। लेकिन फिर भी जो हम अगर चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करें, बच्चा बच्चा ही होता है। उनको उसको बड़े को डांटना ही चाहिए? नहीं, मैं तो ये बोली नहीं, मैं ये कतई नहीं कह रही हूँ। बच्चा बच्चा ही होता है, मतलब वो बिल्कुल मन से फ्रेश होता है, वो मन से पवित्र होता है, और उसको अगर हम प्यार से थोड़ा सा गढ़ लेते हैं, हम ये नहीं कह रहे मार के डांट के, जो कि पहले कहा जाता था कि बिना इफ़ यू स्पेयर रूल देन यू स्पॉइल द चाइल्ड, ऐसा नहीं है। अब तो बच्चे ही इतने ज़्यादा समझदार हैं, वो आपको समझा देंगे कि नहीं मम्मी ये हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो हमने उसको रिस्पेक्ट करना पड़ता है, एंड वी शुड रिस्पेक्ट इट। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि एक छोटा बच्चा 5 साल का है, अगर वो जिद कर रहा है कि नहीं मुझे क्या है, एक कौन सी बाइक आती है बड़ी फेमस, हाँ, तो मुझे वही चाहिए, तो हम उसको समझाएंगे कि नहीं हम वो नहीं देंगे, वहाँ तो हमें माँ बाप बनना है। लेकिन अगर वो बच्चा ये कहता है नहीं मम्मी मेरे को ना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मैं सिंगिंग करना चाहता हूँ, तो हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं। अब इस पर जब हम प्रोग्राम बनाने चलते हैं तो प्रोग्राम बनाते वक्त ये तो पर्सनल थॉट हो, जब हम प्रोग्राम बनाते हम ये भी कहना चाहेंगे कि बच्चे की फैंटेसी पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जो फैंटेसी, जैसे आप कह रहे हो आज हैरी पॉटर वाली फैंटेसी आ गई है बच्चों में, स्पाइडरमैन वाली फैंटेसी आ गई है, लेकिन अगर हम उस फैंटेसी को यूज करते हुए भी अच्छी चीजें बताएं तो मेरे ख्याल से बच्चा ग्रास्प कर लेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल, लेकिन हम बताते नहीं। हम बताते हैं, हम अपने नहीं हम कोशिश करते हैं। मैं ऑफकोर्स हमारी ये उम्मीद होनी चाहिए, हमारी ये अपेक्षा होनी चाहिए कि अपने ही मीडियम से, चाहे हम अपनी आकाशवाणी की बात नहीं कर रहे, कोई भी मीडिया हो, मेरे ख्याल से बच्चों के ही, क्योंकि बच्चों की किताबें क्यों बनती हैं, बच्चों की पिक्चरें क्यों बनती हैं, बच्चों के लिए जो ये खेल खिलौने क्यों बनते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता के हिसाब से बनते हैं। भले ही वो ट्रेन चलाता हो, लेकिन वो तो टॉय ट्रेन ही है ना, वो बड़ी ट्रेन तो नहीं चलाएगा। जी, ये सवाल मैंने सबसे पूछा, मैं आपसे भी पूछती हूँ, आपकी बच्चों की कोई फेवरेट बुक या फेवरेट टीवी शो, फेवरेट मूवी? बच्चों की तो टीवी शो मैंने पहले ही आपको बोला, मुझे मोगली बहुत पसंद थी, और बच्चे का जो भी, मुझे बच्चे की साइकोलॉजी से बहुत प्यार है, मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, इसलिए मुझे उससे रिलेटेड कुछ भी आता है। अगर किसी फिल्म में भी 2 मिनट का भी बच्चों का सीन है तो मैं आज भी मेरे आंसू आ जाते हैं। अगर वो इमोशनल होता है, वो अगर बच्चा बोलता है ना कि मम्मी, तो मेरे अंदर से वो चीज़ आती है। और बच्चों के लिए मैंने बहुत प्रोडक्शंस किए हैं, तो आई फील फॉर देम, एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे प्रोग्राम में भी ये शिक्षा नहीं आए, जो भी आए एंटरटेनमेंट के थ्रू बच्चों को दूँ, तो वो पसंद करें, उसको करने की कोशिश करें। एक छोटा सा एग्जांपल, हमारे यहाँ बच्चे कॉम्पियर्स आते हैं, सालों से आ रहे हैं, और वो लोग को एक सेट ढांचे में कि अच्छा दीदी नमस्ते, अच्छा पापा नमस्ते, मतलब जो भी है इस तरह से बोलना है। मैं अभी बीच में बैठी थी एक प्रोग्राम में, तो बच्चे थे, तो उन्होंने शुरू किया अपना प्रोग्राम। मैंने कहा तुम पहले पढ़ के मुझे बताओ कि क्या कैसे बोलोगे। तो मैंने फिर उनसे कहा कि जब उन्होंने पढ़ा दीदी नमस्ते, दीदी आज, और उनको इतने क्लिष्ट वाक्य दिए जाते थे, इतने डिफिकल्ट, इसको पूरा पढ़ लो। अब कंपेयरिंग में बच्चा पढ़ रहा है तो वो कंपेयरिंग क्या कर रहा है, वो तो पढ़ रहा है। फिर मैंने कहा इसको भूल जाओ, बस तुमको ये सोचना है कि तुम्हें बोलना क्या है, तुम्हें गुरुजी से पूछना है, गुरुजी आज हम लोग पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही बोलो, ऐसे मत बोलो पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है और पेड़ हमें ये देता है, ऐसे मत बोलना, अपनी तरह से बोलो। एंड लिटरली वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आया ना बच्चों में, तो आई वॉज रियली हैप्पी कि मैं उसको कुछ दे पाई। वो मन से कर, फिर वो मन से करने लगा वो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों की साइकोलॉजी को समझ के उसके हिसाब से अगर उनसे बात करें या उनसे कुछ एक्सपेक्ट करें, दे विल लव इट। सेम सीमा भार्गव ने भी मुझसे कहा कि मुझे लगता है मैं ऐसे क्यों नहीं बोल सकती। हाँ, जो आप कह रही हैं, आप सब एक ही पैटर्न के लोग। जी, ये मेरा आखिरी क्वेश्चन था। थैंक यू मैम, आपसे बात करके so बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।